नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे जो कि आगामी 67th बीपीएससी प्रीलिम्स, सीडीपीओ और बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए अगले एक वर्ष तक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, और वो है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22। और इस टॉपिक से आज हम लोग 60 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे और फिर व्याख्या के माध्यम से इस टॉपिक के यानी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। टोटल 13 अध्यायों में यह पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण में क्या क्या महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लोगों को डाटा याद रखनी है। और दोस्तों, ये जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है पूरे एक साल तक समझिए कि एक आपके लिए रिकॉर्ड बुक है। बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम है, वो चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो या फिर इंटरव्यू हो, ये डाटा को आपने अच्छी तरह से अवलोकन या फिर विश्लेषण कर लिया, समझ लिया, तो आप ना बिहार के बारे में कहीं भी काफ़ी अच्छा अपना समझ रख सकते हैं, चाहे इंटरव्यू हो या मुख्य परीक्षा में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये दस्तावेज ना आप लोग रख लीजिए, आगामी मेंस और इंटरव्यू में भी काम देगा, प्रारंभिक परीक्षा में तो देगा ही देगा। दोस्तों, क्या है ये, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है। तो यह एक प्रकार की रिपोर्ट होती है जिसमें सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष में अर्थव्यवस्था की स्थिति से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं तथा साथ ही इसमें अर्थव्यवस्था के समक्ष जो मौजूदा चुनौतियां हैं उनका अनुमान लगाया जाता है और उनके संभावित समाधान भी इस आर्थिक सर्वेक्षण में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इसी को हम लोग कवर करेंगे आज में, और इसके लिए हम लोग 60 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और व्याख्या का भी सहारा लेंगे। दोस्तों, अब आइए देखते हैं दोस्तों बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22। तो 25 फरवरी 2022 को बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सदन में राज्य का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 प्रस्तुत किया। अब 16वां है तो पहला कब हुआ था ये हम लोग जान लेते हैं। तो बिहार विधायिका के इतिहास में पहली बार राज्य सरकार ने 2006-07 में बिहार का पहला आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा में प्रस्तुत किया था। उस समय कौन थे, तो मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री थे सुशील कुमार मोदी। तो उस समय यह प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सर्वेक्षण है ना, बिहार का 16वां सर्वेक्षण, ये टोटल 13 अध्यायों में विभक्त है। 13 अध्यायों में बांटकर ये आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है। हम लोग एक एक पार्ट को जो भी इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षा के लिए दृष्टिकोण से, प्रारंभिक, मुख्य और फिर इंटरव्यू के लिए, तो हम लोग उसको अच्छी तरह डिटेल में भी समझेंगे और एमसीक्यू को भी सॉल्व करते जाएंगे, याद होते चला जाएगा। इन 13 टॉपिक पे हम लोग कवर करेंगे और इनमें जो महत्वपूर्ण होगा, जैसे राजकीय वित्त व्यवस्था क्या है, या फिर 3 नंबर पे आपका कृषि से संबंधित, उद्यमिता से संबंधित, श्रम रोजगार से संबंधित, ऊर्जा क्षेत्र, इससे प्रश्न बनते हैं, ग्रामीण विकास, नगर विकास, बैंकिंग, मानव विकास, बाल विकास, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इन 13 अध्यायों में से, उनको हम लोग कवर करेंगे जहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, एक एक प्रश्न को, एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न सीरीज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बिहार सरकार ने इस बार कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। तो अब आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन है आपके सामने 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, और ई ऑप्शन है बीपीएससी एग्जाम में स्पेशल रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हमने चर्चा किया 2006-07 में पहला और 2021-22 में 16वां आर्थिक सर्वेक्षण बिहार सरकार ने विधानसभा में प्रस्तुत किया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसे जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंट्री के लिए, तो ये राज्य के लिए होता है जीएसडीपी, यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो इस जीएसडीपी कितना प्रतिशत दर से बढ़ा है 2020-21 में, जो पिछला साल है उसमें बिहार का जीएसडीपी वृद्धि दर क्या रहा। ऑप्शन है आपके सामने, 7.6%, 7.5%, 2.5%, 7.6% और -7.5%। ऑप्शन सी 2.5%, ऑप्शन डी -2.5%। तो बिहार का जो आर्थिक विकास दर रहा है वो है ऑप्शन सी 2.5%। अब यहाँ पे हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं, 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी
कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन के प्रभाव के बावजूद भी 2.5% से बढ़ा है। लेकिन यह प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर से बेहतर है, कम है। विकास दर जो रहा है बिहार सरकार का हमेशा 8, 9, 10 के अप्रॉक्स में हमेशा, लेकिन इस बार नीचे रहा, 2.5% रहा। लेकिन इसके बावजूद चूंकि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ना -7.5 जीडीपी में सिकुड़न दिखा गया था, यानी माइनस में गया था देश का विकास दर, और उस समय बिहार सरकार ने पॉजिटिव रिस्पांस दी है, 2.5% वृद्धि दर्ज की है, तो कंपैरिजन में अच्छा कहा जाएगा। और आपको पता होगा 2021 में काफ़ी लॉकडाउन से प्रभावित रहा है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, साथ में भारत की भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बिहार का जीएसडीपी, अब जीएसडीपी का हमने अर्थ बता दिया है क्या होता है। जैसे जीडीपी देश के लिए होता है, वैसे ही जीएसडीपी राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है, ठीक। तो जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी। अब आपको पता होगा सेक्टर 3 होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। तो यह पूछा जा रहा है प्राथमिक क्षेत्र जो पूरा जीडीपी था, विकास दर जो है बिहार का, उसमें जीडीपी में बिहार के प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी। ऑप्शन है आपके सामने। प्राथमिक आपको पता होगा कृषि और सहवर्ती क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन है आपके सामने 22.1%, 19.2%, 19.5%, ऑप्शन डी 61.2%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 19.2%। आप इस डाटा को ना अच्छे से याद कर लीजिएगा, एकदम ये समझिए डिट्टो है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। हम एक एक करके तीनों क्षेत्र में क्या क्या वृद्धि हुई है, क्या क्या हिस्सा रहा है, वो हम लोग देखेंगे। व्याख्या इत्मीनान से सुनिएगा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 2016-17 में 22.1% से लगातार घटते हुए 2020-21 में कितना हो गया है, तो 19.2%। जो राज्य का जीडीपी है उसमें प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 19.2% आ गया है। जैसे राज्य किसी भी देश की या राज्य की जो आर्थिक स्थिति मजबूत होती है ना, तो प्रारंभिक में जो प्राइमरी सेक्टर होता है, प्राथमिक क्षेत्र, वो ज़्यादा हाई रहता है, और अर्थव्यवस्था जैसे उनकी विकसित होती है तो वो डाउन होते चला जाता है, और थर्ड जो तृतीय क्षेत्र होता है वो धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है। तो ये कमी का मतलब है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में विकास हो रहा है, यह उसका सूचक है। तो 2016-17 में 22.1% था, और अब यह प्राथमिक क्षेत्र रह गया है 2020-21 में 19.2%, ठीक। हालांकि सब चीज़ प्राथमिक सेक्टर पर ही डिपेंड है, लेकिन यह आप इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो उसकी ये थ्योरी है। अब द्वितीय क्षेत्र की देखते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र में थोड़ा सा यहाँ भी गिरावट देखी गई है। 2016-17 में जो जीडीपी में 20.6% शेयर था, वह अब हिस्सा रह गया है 2020-21 में 19.5% रह गया है। और तृतीय क्षेत्र, वहीं तृतीय क्षेत्र के हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है 2016-17 में, जहां तृतीय क्षेत्र का हिस्सा जीडीपी में 57.3 था, वहीं 2020-21 में कितना हो गया है, 61.2%। तो अब हम लोग यहाँ डाटा याद करेंगे। प्राथमिक क्षेत्र 2020-21 में प्राथमिक क्षेत्र जीडीपी में प्राथमिक एसजीडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 19.2%, द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा 19.5% और तृतीय क्षेत्र का हिस्सा 61.2% है, ठीक है। इस सब को जोड़िएगा आपको तो 100 आ जाएगा। ऑलमोस्ट पॉइंट में इधर उधर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बिहार का जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी। ऑप्शन है आपके सामने 22.1% तो नहीं, 19.2% तो नहीं, यह प्राथमिक क्षेत्र का था, 19.5% तो हाँ यही सही होगा, द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा एसजीडीपी में 19.5% था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बिहार का जीएसडीपी में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी। 22.1, 19.2, 19.5, 61.2। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 61.2%। प्राथमिक क्षेत्र 19.2, द्वितीय क्षेत्र 19.5 और तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 61.2%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। अब जो पूरे साल भर में जो भी प्राथमिक क्षेत्र रहा है उसमें परसेंटेज जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है। ऑप्शन है आपके सामने, वो तो हिस्सा था, इसके पहले हम लोग हिस्सा था, जो राज्य का कुल जीडीपी था
उसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि एक साल के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, द्वितीयक क्षेत्र में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई और तृतीयक क्षेत्र में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। ऑप्शन है आपके सामने 2.3%, 4.8%, 8.5% और डी ऑप्शन है 5.8%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की वृद्धि दर्ज की गई। अब व्याख्या को आप इत्मीनान से सुनिएगा। गत 5 वर्षों यानी 2016-17 से 2020-21 तक बिहार के प्राथमिक क्षेत्र में 2.3%, द्वितीयक क्षेत्र में 4.8% और तृतीयक क्षेत्र में सर्वाधिक 8.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। यानी आर्थिक विकास में पिछले एक साल में इनकी वृद्धि इतना रही है। तो प्राथमिक क्षेत्र 2.3% से वृद्धि दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान द्वितीयक क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 2.3% तो नहीं, यह प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। ऑप्शन बी है 4.8, सी है 8.5, डी है 5.8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, द्वितीयक क्षेत्र जो है वह 4.8% से वृद्धि किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान तृतीयक क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो प्राथमिक में 2.3 ऑप्शन ए, बी है 4.8, सी है 8.5 और डी है 5.8। तो आप याद करिएगा दोस्तों 8.5। ठीक, आप कैसे याद कर सकते हैं? तो यहां पे फॉर्मूला हम देते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में 2, द्वितीय क्षेत्र में 4, डबल कर दीजिए, और तृतीय क्षेत्र में 8। पॉइंट याद रखिएगा 3, 5, 8। ऐसे अनुमान से आप ऑप्शन मिल जाएगा, उसके नियरली अपने मार दीजिएगा, सही होगा। तो प्राथमिक क्षेत्र में 2.3%, द्वितीय क्षेत्र में 4.8% और तृतीय क्षेत्र में 8.5% से वृद्धि दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई है? पर कैपिटा इनकम की बात हो रहा है, प्रति व्यक्ति सालाना आय कितनी है बिहार की? ऑप्शन है आपके सामने 49,272 रुपया, ये वार्षिक होता है। ठीक, कैलकुलेशन। बी ऑप्शन है 34,314 रुपया, सी ऑप्शन है 50,555 रुपया, डी ऑप्शन है 55,555 रुपया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, यहां पे मैंने गलती से डी पे क्लिक कर दिया है, लेकिन सही उत्तर है ऑप्शन सी, 50,555 रुपया। पहली बार बिहार का जो इनकम है ये 50,000 के ऊपर पहुंचा है। अब व्याख्या हम लोग देखते हैं, ये गलत है, ये सही, हम लोग का सी आंसर सही है, 50,555 रुपया। गलती से मैंने डी पे टिक कर दिया है, लेकिन हम लोग सही बात जानते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे सुधार सकते हैं। अब व्याख्या आप लोग इत्मीनान से देखिएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष यानी 2021-22 के दौरान बिहार में प्रति व्यक्ति आय, ये सालाना होता है, एक साल में प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम 50,555 रुपया हो गई है। डाटा याद रखिएगा, 50 और उसके बाद 555, 50,555, और जो कि 2019 में कितनी थी? 49,272। इसलिए पूरे साल भर में कितना बढ़ा हुआ है? 1,183 रुपया बढ़ा है। और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 86,659 रुपया। यानी राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी हम लोग 36,000, लगभग 36,000 रुपया कम है बिहार की पर कैपिटा इनकम। देश का पर कैपिटा इनकम कितना है? 86,659 रुपया और बिहार का 50,555 रुपया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्रति व्यक्ति के आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है? अब सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम किस जिले की है? ऑप्शन है आपके सामने पटना, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पटना। व्याख्या में देख लेते हैं हम लोग। प्रति व्यक्ति आय को अगर पैमाना माना जाए तो पटना जिले में रहने वाले प्रदेश के सबसे खुशहाल लोग हैं। यहाँ लोगों के प्रति व्यक्ति आय राज्य में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय बिहार का है 50,555 रुपया, लेकिन पटना की प्रति व्यक्ति इनकम है कितना? पटना जिले की 1,31,064 रुपया। समझिए डबल से भी ज्यादा, 2.5 गुना। इस मामले में शिवहर सबसे नीचे है और यहाँ की पर कैपिटा इनकम कितनी है? 19,592 रुपया। ठीक, तो सबसे ऊपर वाला जिला पटना, 1,31,064 रुपया पर कैपिटा इनकम है। और सबसे निचला वाला जिला बिहार में कौन सा है? शिवहर।
कितना है इनका पर कैपिटा इनकम? 19,592 रुपया। और बिहार का कितना है पर कैपिटा इनकम? 50,555 रुपया। ये डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पर कैपिटा इनकम वाले शीर्ष 5 जिले: पटना 1,31,000, बेगूसराय 51,444, मुंगेर 44,321। और निचले स्तर पे कौन है? तो शिवहर 19,592 रुपया। उसके नीचे है उसके ऊपर है अररिया 20,613 रुपया और सीतामढ़ी। ये निचले पायदान के शीर्ष 3 जिले हैं। निचले पायदान पर सबसे नीचे शिवहर, उसके ऊपर अररिया, उसके ऊपर सीतामढ़ी। और सबसे ऊपर यानी पर कैपिटा इनकम के मामले में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो पटना सबसे ऊपर, उसके बाद बेगूसराय, उसके बाद मुंगेर। यहाँ पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है। और शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी, इनका पर कैपिटा इनकम न्यूनतम है बिहार में। तो पटना सर्वाधिक और शिवहर न्यूनतम। सर्वाधिक याद रखिए 1,31,064 रुपया और न्यूनतम 19,592 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार में शीर्ष 3 जिले कौन है? अगर मतलब थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिया बीपीएससी में तो शीर्ष जिले कौन है? पटना। तो शीर्ष 3 जिले कौन है? ये हम लोग अभी देखे हैं। यहाँ पे कौन कौन है? पटना, बेगूसराय, मुंगेर। तो ऑप्शन कौन है? सी, पटना, बेगूसराय, मुंगेर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला निचले पायदान पे है? बिहार का कौन सा जिला निचले पायदान पे है? ऑप्शन है आपके सामने शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण। सही उत्तर है शिवहर, 19,592 रुपया। ठीक। यहाँ पे हम लोगों ने देखा शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी। और वही क्वेश्चन है कि निचले पायदान पर मतलब निचले पायदान वाले जिले कौन है? शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। ऑप्शन डी, शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी। यहाँ डाटा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019-20 में, अब थोड़ा सा पहले का डाटा, क्योंकि अभी हाल का डाटा नहीं मिला होगा आर्थिक सर्वेक्षण में, ये एक साल पीछे रहता है। अब उससे भी एक साल पीछे हो गया। 2019-20 में राज्य का सकल बुआई क्षेत्र कितना था? अब सकल बुआई क्षेत्र क्या होता है हम आपको बता देंगे। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 52.97 लाख हेक्टेयर, 62.97 लाख हेक्टेयर, 72.97 लाख हेक्टेयर, 82.97 लाख हेक्टेयर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 72.97 लाख हेक्टेयर। एक बार जान लेते हैं सकल बुआई क्षेत्र क्या होता है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं GCA, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। यह एक विशेष वर्ष में, यानी एक निश्चित वर्ष में, जो पूरे एक साल का 19-20 का है, उस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है, एक विशेष वर्ष में या एक से अधिक बार बोए गए कुल क्षेत्र को संदर्भित करता है। इसे कुल फसली क्षेत्र या कुल बोया जाने वाला क्षेत्र कहा जाता है। यानी उस साल में कितने क्षेत्रफल फसल उगाई गई, उसे ही कहा जाता है सकल बुआई क्षेत्र या ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया या कुल फसली क्षेत्र या कुल बोया जाने वाला क्षेत्र, इसी को बोलते हैं। तो 19-20 के दौरान कितने क्षेत्रफल पर बुआई हुई? जो ग्रॉस क्रॉप्स एरिया कितना था? 72.97 लाख हेक्टेयर। इसको याद रखिएगा। वर्ष 2019-20 में सकल शस्य क्षेत्र, इसे भी वही कहा जाता है सकल बुआई क्षेत्र, GCA यानी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया 72.97 लाख हेक्टेयर था और फसल सघनता 1.44% थी। ये दोनों डाटा आप याद रखिएगा। फसल सघनता 1.44%। गत 5 वर्षों में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र 2.1% की वार्षिक दर से बढ़ा है। कृषि और सहवर्ती क्षेत्र हो गया। सहवर्ती क्षेत्र क्या हो गया? मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन, ये सब क्या हो जाता है? सहवर्ती क्षेत्र हो जाता है। फल सब्जी ये सब सहवर्ती क्षेत्र है। तो इनका 5 साल में कितना विकास हुआ है? कृषि और सहवर्ती क्षेत्र को मिला के 2.1%। ये सब कृषि एरिया में ही आते हैं। सहवर्ती क्षेत्रों में पशुपालन एवं मत्स्य की वृद्धि दर यानी पशु क्रमशः 10.5% और 7%। ग्रॉस हुआ है कृषि क्षेत्र में 2.1%, लेकिन उसका जो सहवर्ती क्षेत्र है पशुपालन, इसमें 10% की वृद्धि और मत्स्य पालन में 7% की वृद्धि देखी गई है। और ग्रॉस कितना कृषि क्षेत्र में हुआ है? 2.1%। आपको ये डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019-20 में राज्य का फसल सघनता कितना प्रतिशत था? अब हम आपको समझाएंगे फसल सघनता क्या है। शस्य बुआई क्षेत्र तो जान गए। ऑप्शन है आपके सामने 1.33%, 1.30%, 1.44%, 2.30%, 2.44%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अभी हम लोगों ने व्याख्या में देखा था, 1.44%। फसल सघनता का अर्थ है एक कृषि वर्ष के दौरान शुद्ध बुआई क्षेत्र में एक से अधिक फसल उगाई जाए। यह एक कृषि वर्ष की अवधि में कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई उच्च उत्पादकता का संकेत भी देता है। यानी
एक जो फसल मान लीजिए कोई फील्ड है, यहाँ पे एक साल में कितना फसल उगाया गया, तो यहाँ 1.44 यानी एक से ज़्यादा लगभग 1.5 फसल उगाई गई एक साल भर में। ठीक है, कहीं आप देखते होंगे एक ही खेत में धान भी उगाई जाती है, फिर गेहूं भी उगाई जाती है, तो उसको ओवरऑल कहीं कहीं होता है केवल धान ही उगाया जाता है, कुछ किसी खेत में केवल गेहूं ही उगाया जाता है, किस खेत में केवल सरसों ही उगाया जाता है। तो अगर टोटल ग्रॉस किया गया तो यहाँ का जो फसल डेंसिटी इंसेंटिटी जो कहा जाता है वो है 1.44%। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गत 5 वर्षों में राज्य के कृषि एवं समवर्ती क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन है आपके सामने 4.1%, 3.1%, 2%, 2.1%। तो हम लोग ने देखा था कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में ओवरऑल 2.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विगत 5 वर्षों में बिहार के कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र में 2.1% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। इनमें पशुधन एवं मत्स्य पालन में वृद्धि दर रही है क्रमशः। पशुधन में कितना, तो हम लोगों ने देखा था 10% और मत्स्य पालन में 7%, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में बिहार में अनुमानित कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है? ऑप्शन है आपके सामने 15.95 लाख टन, 11.55 लाख टन, 17.95 लाख टन, 15.75 लाख टन। तो इस डाटा को याद रखिएगा और सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 17.95 लाख टन खाद्यान्नों का उत्पादन अनुमानित किया गया है 2020-21 के लिए। अब हम लोग व्याख्या में इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आगामी बिहार से संबंधित एग्जामिनेशन में, खासकर बीपीएससी में। 2020-21 में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड कितना 17.95 लाख टन होने का अनुमान है। और इसी दौरान जो मछली का उत्पादन वो तो खाद्यान्न होने यानी खाने वाली सामग्री, और 2020-21 में उसके अलावा जो मछली है यह 6.3 लाख 8 टन मछली का उत्पादन होने से राज्य मछली उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो गया। तो मछली उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन 17.95, मछली उत्पादन 6.83 लाख टन, और दूध का उत्पादन कितना हुआ है तो 115.01 लाख टन, लगभग 115 लाख टन दूध उत्पादन, 6.83 लाख टन मत्स्य उत्पादन और खाद्यान्न का उत्पादन 17.95 लाख टन होने का अनुमान किया गया है इस आर्थिक सर्वेक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में मछली का कुल उत्पादन कितना था? तो अभी हम लोगों ने देखा 6.83 लाख टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में दूध का उत्पादन लगभग कितना था? तो हम लोगों ने देखा 115.01, लगभग 115 लाख टन। ठीक है, हम लोगों ने तीनों को कवर कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 2012 से अब तक बिहार ने कितने कृषि कर्मण पुरस्कार जीते हैं? 8, 4, 7, 5। तो 5, ऑप्शन डी। 2008 में बिहार का कृषि रोड मैप स्टार्ट हुआ, अभी 3 कृषि रोड मैप हो चुके हैं और 22 से चौथा कृषि, हर 5 साल पे का ये बिहार सरकार ने कृषि रोड मैप तैयार किया है। 7 से 12, 8 में स्टार्ट हुआ था, 8 से 12, फिर 12 से 17, 17 से 22 और 22 से 27 ये चौथा रहेगा। तो अभी चौथे की घोषणा नहीं है, अभी तीसरा ही चल रहा है। तो जब से ये कृषि रोड मैप तैयार हुआ है ना, उसके बाद से 2012 से लेके अब तक बिहार राज्य को 5 कृषि कर्मण पुरस्कार मिल गए। ये राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाने वाला कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार है, जिसे कृषि कर्मण पुरस्कार कहते हैं। 5 बार बिहार ने ही जीता है 2012 से लेकर अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल कृषि सेवाएं देने के लिए कृषि विभाग द्वारा किस नाम से एक नए मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है? ये बिहार की बात हो रही है। ठीक है, बिहार कृषि विभाग, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण है तो सारा क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड रहेगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन है आपके सामने बिहान, संजीवनी, सुविधा, बागवानी। तो सही उत्तर है बिहान। डिजिटल कृषक सेवा देने के लिए कृषि विभाग द्वारा एक नए मोबाइल ऐप बिहान, जिसका फुल फॉर्म है BIHAN, अंग्रेजी में BIHAN, B फॉर बिहार, BI फॉर बिहार, H फॉर हॉर्टिकल्चर, A फॉर एग्रीकल्चर और N फॉर नेचुरल, बिहार हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर नेचुरल, बिहाना का शुरुआत की गई है, जिसे विभिन्न जारी डिजिटल उपयोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लिया। कृषि से संबंधित जितने भी डिजिटल सेवाएं हैं ना, उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा इस ऐप्स के माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार कितने जिलों में ऑर्गेनिक कॉरिडोर विकसित कर रही है? 10, 13, 15, 23। तो गंगा के किनारे जो क्षेत्र है ना, जो जिले पड़ते हैं वहां पे ऑर्गेनिक कॉरिडोर बिहार सरकार विकसित
कर रही है। ये कृषि रोड मैप का ही पार्ट है। तो कितने जिले हैं गंगा नदी के किनारे जो जिले हैं वो, उनमें से 13 जिलों में ऑर्गेनिक कॉरिडोर राज्य सरकार विकसित कर रही है। यहाँ पे हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। राज्य सरकार ने 13 जिलों में ऑर्गेनिक कॉरिडोर विकसित कर रही है। कितने जिलों में? 13 जिलों में। और बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए 23 जिलों में समेकित बाल विकास मिशन। 13 जिलों में ऑर्गेनिक कॉरिडोर, 23 जिलों में समेकित बाल विकास मिशन, और ये 38 में से 23 में समेकित बाल विकास मिशन, और 15 शेष जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना का क्रियान्वयन कर रही है। बागवानी से रिलेटेड 2 योजनाएं हैं। समेकित बागवानी विकास मिशन, इसको 23 जिलों में, और बचे हुए टोटल 38 में से जो 23 हो गए उसमें से 15 जिले बच जाते हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना क्रियान्वित किया जा रहा है बिहार सरकार द्वारा। कृषि ऑर्गेनिक कॉरिडोर 13 जिलों में। ठीक है, ये डाटा याद रखिएगा। साथ ही संकुल आधारित बागवानी, छत पर बागवानी और बुनियादी अधोसंरचना निर्माण के लिए कृषक उत्पादन संगठन को 90% तक सब्सिडी देने के लिए भी राज्य सरकार ने अनेक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है। कितना प्रतिशत तक? तो 90% सब्सिडी तक। अब इस डाटा को आप याद रखिएगा, हम एक एक करके क्वेश्चन के माध्यम से आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए कितने जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो बागवानी से रिलेटेड 2 योजनाएं हैं। कौन कौन? तो समेकित बागवानी विकास मिशन, और यह टोटल कितने जिलों में? तो 23 जिलों में इसका आयोजन किया जा रहा है, और बचे हुए 15 जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना का क्रियान्वयन कितने जिलों में किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके सामने 10, 13, 15, 23। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 15, और 13 जिलों में तो ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ठीक है, डाटा याद रखिएगा। बिहार में किसान उत्पादन संगठन FPO, फार्मर उत्पादक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO बनाने के लिए राज्य सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है? 50%, 60%, 80%, 90%। तो हम लोगों ने व्याख्या में देखा 90% तक की सब्सिडी दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्योग ने बिहार में सर्वाधिक निवेश आकर्षित किए हैं? नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, इथेनॉल, ऑटोमोबाइल। तो इथेनॉल। व्याख्या में हम लोग देखते हैं बिहार में 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग हैं, और वे कौन कौन से हैं? इथेनॉल, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा। और दिसंबर 2021 तक इथेनॉल क्षेत्र में 159 इकाइयों को प्रथम चरण की अनापत्ति प्रमाण हुई, यानी 159 इकाइयां स्थापित करने से संबंधित स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। बिहार में कुल निवेश में इसका 57% हिस्सा, बिहार में जितना भी निवेश हुआ है ना औद्योगिक क्षेत्र में, उसमें 57% इथेनॉल से रिलेटेड ही है। वर्ष 2020-21 में खाद्य प्रसंस्करण में 1761.28 करोड़ रुपया का निवेश किया गया, जो गत वर्ष की अपेक्षा लगभग 10 गुना अधिक है। तो 3 क्षेत्रों में औद्योगिक विकास सबसे ज्यादा हो रहा है। कौन कौन? इथेनॉल, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा, और सर्वाधिक प्रतिशत हिस्सा 57% इथेनॉल का है। दिसंबर 2021 तक इथेनॉल की कितनी इकाइयों को अनापत्ति प्राप्त हुई है, यानी नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट मिला है? 159 इकाई, 259, 179, 180। तो टोटल 159। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में औद्योगिक क्षेत्रों में हुए निवेश का कुल कितना प्रतिशत हिस्सा इथेनॉल का है? 25%, 45%, 57%, 67%। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 57%। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र की श्रेणी में खाद्य प्रसंस्करण ने पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में कितने गुना की वृद्धि दर्ज की है? तो अभी हमने देखा व्याख्या में 10 गुना, ऑप्शन डी 10 गुना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में से प्रत्येक के लिए कितनी राशि आवंटित किए गए हैं? कितनी राशि प्रत्येक के लिए? 10 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया, 300 करोड़ रुपया, 400 करोड़ रुपया। तो प्रत्येक के लिए 200 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। कौन कौन? तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना,
इनके लिए 2020-21 में 200 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित में से किन जिलों में पासपोर्ट की मांग सर्वाधिक है? सारण और कटिहार, किशनगंज और कटिहार, सिवान और गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और पटना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सर्वाधिक सिवान और गोपालगंज। सिवान और गोपालगंज जिलों में पासपोर्ट की मांग सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वर्ष 2020-21 के दौरान मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों की संख्या कितनी थी? 664, 662, 562, 462। दोस्तों अगर आप मेंस में लेबर एंड सोशल वेलफेयर आपका ऑप्शन होगा ना, तो ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो आप लोग इसको डाटा को जरूर याद रखिएगा। इसका सही उत्तर है 462। वर्ष 2020-21 में मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों की संख्या 462 थी, जो 2019-20 की मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों के से 2 कम है। 2019-20 में 664 थी और इस बार 202 कम है, इस बार 462। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गत दशक यानी 2011 से 2020 के दौरान देश में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य ने की है? देश की बात हो रही है। ऑप्शन है आपके सामने उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड। तो पिछले एक दशक में 2011 से 20 के दौरान परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र में देश भर में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य है बिहार। हम लोग देख लेते हैं। गत दशक यानी 2011 से 2020 के दौरान देश में परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र में सर्वाधिक 14.4% की वृद्धि दर बिहार ने दर्ज की है। इस दशक में 14.4% की वृद्धि दर्ज बिहार ने की है, जो कि देश के अन्य राज्यों में सर्वाधिक है। और वहीं बिहार की वृद्धि दर 10.3% दर सर्वाधिक रही है। जहां इस क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों की वृद्धि दरें ऋणात्मक थी, वहीं और इस साल की बात हो रही है यानी 20-21 के दौरान बाकी सारे राज्यों में जो वृद्धि दर थी ऋणात्मक थी इस क्षेत्र में, और इस दौरान बिहार ने पिछले एक वर्ष में 10.3% की वृद्धि दर से वृद्धि की है, जो कि सर्वाधिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बिहार में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 14.4%, 12.4%, 8.1%, 10.3%। तो पूरे दशक में 14.4% की वृद्धि की है बिहार ने, और पिछले एक वर्ष में जहां पूरे देश में ऋणात्मक वृद्धि रही है, इस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र में, वहां भी बिहार टॉप पे रहा है और 10.3% की वृद्धि दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई के मामले में देश के शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? ऑप्शन है बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, केरल सर्वाधिक है वहां पे, उसके बाद बंगाल और तीसरे नंबर पे आता है बिहार का। व्याख्या देख लेते हैं, इसको अच्छी तरह आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई के मामले में केरल को है जहां पे 6617 किलोमीटर वहां पे सड़कें हैं। 2 नंबर पर बंगाल, पश्चिम बंगाल है, 3708 किलोमीटर सड़कें हैं, और तीसरे नंबर पर बिहार है, यहाँ पर 3086 किलोमीटर की सड़कें हैं प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में। तो बिहार तीसरे स्थान पर है। राज्य में ग्रामीण सड़क के नेटवर्क में 2015 में जो ग्रामीण सड़क का नेटवर्क 57,388 था, वह 2021 में बढ़कर कितना हो गया है? 1,02,306 किलोमीटर, लगभग डबल हो गया है, डबल से थोड़ा कम पिछले 6 वर्षों में। तो यह ग्रामीण सड़क कितना है? 1,02,306 किलोमीटर है ग्रामीण सड़क बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर बिहार में सड़कों की लंबाई कितनी है? 6617 किलोमीटर तो नहीं, यह केरल की है। 3708 किलोमीटर तो नहीं, यह पश्चिम बंगाल की है। 3086 किलोमीटर तो हाँ, यह बिहार की है, और यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य में ग्रामीण सड़क कितने किलोमीटर का है? 1,02,306 किलोमीटर का है ग्रामीण सड़क, और ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कितनी है? दोस्तों क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन है 203 किलोवाट आवर, 300 किलोवाट आवर, 336 किलोवाट आवर, 350 किलोवाट आवर। तो बिहार की जो बिजली की खपत रही है 350 किलोवाट आवर।
यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं डाटा, इसको इत्मीनान से सुनिएगा। बिहार ने जिन क्षेत्रों में काफ़ी प्रगति की है उनमें एक है ऊर्जा क्षेत्र। ठीक है, राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत बढ़कर 2020-21 में कितना हो गई है, तो 350 किलोवाट आवर हो गया है। कितना? 350 किलोवाट आवर प्रति व्यक्ति खपत बिहार में, इसको याद रखिएगा। वर्ष 2019-20 में राज्य में उपलब्ध विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी थी? 6073 मेगावाट थी, जो 2021 में बढ़कर कितनी हो गई है? 5.7% की वृद्धि करके हो गई है 6422 मेगावाट। बिहार में 2020-21 के दौरान जो विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी हो गई है? 6422 मेगावाट हो गई है और पिछले वर्ष की तुलना में 5.7% की वृद्धि हुई है। बिजली की बढ़ी हुई मांग को पूरी करने के लिए राज्य सरकार ने 2023-24 तक विभिन्न स्रोतों से चरणबद्ध ढंग से 6607 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता जोड़ने की योजना बनाई है। ये योजना है। प्रति व्यक्ति खपत कितनी है बिहार में? 350 किलोवाट और पूरा खपत उत्पादन क्षमता 2020-21 में कितना हो गया? 6422 मेगावाट। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में उपलब्ध बिजली उत्पादन क्षमता क्या है? 6073 मेगावाट, 6422 मेगावाट, 5834 मेगावाट, 6607 मेगावाट। तो सही उत्तर है 6422 मेगावाट। पिछले वर्ष जो था वो 6073 मेगावाट था, उसमें 5.7% की वृद्धि हुई है और 2020-21 में 6422 मेगावाट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार कब तक विभिन्न स्रोतों से 6607 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता जोड़ने की योजना बनाई है? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 2022-23 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2016-17 से 2020-21 के बीच पंचायती राज संस्थानों के कुल वित्तीय संसाधनों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है? तो 26.6% की वृद्धि दर्ज हुई है। किसमें? पंचायती राज संस्थानों के कुल वित्तीय संसाधनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों द्वारा किस कार्यक्रम के तहत गांवों में सौर स्ट्रीट योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? उजाला योजना के तहत, कुसुम योजना के तहत, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव योजना के तहत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। इस योजना के तहत गांव में स्ट्रीट लाइट योजना चलाई जा रही है और यहाँ पे डाटा है, आप लोग देख लीजिएगा। योजना का संभावित व्यय कितना है? तो 2000 करोड़ रुपया इस योजना के तहत व्यय की घोषणा की है सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में बिहार में शहरीकरण कितना प्रतिशत है? 11.3%, 12.3%, 15.3%, 18.3%। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। जब जनगणना 2011 पूछेगा तो वहां पे बिहार की शहरीकरण कितना है? 11.3%। और यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का डाटा से पूछ रहा है तो अब हो गया है 15.3%। यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर मात्र 11.3% था, लेकिन अब इसे पुनर्भाषित करते हुए अब जो प्रतिशत है वो हो गई है 15.3%। डाटा जरूर याद रखें, किससे रिलेटेड है? आर्थिक सर्वेक्षण 15.3 और अगर जनगणना 2011 के अनुसार तो 11.3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में राज्य के बैंकों की कितनी नई शाखाएं खोली गई? राज्य में 250, 255, 260, 270। तो टोटल 270 शाखाएं पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य में खोली गई और इनमें सर्वाधिक जो शाखा थी वो स्टेट बैंक की थी 115, उसके बाद निजी बैंकों का 92 और अन्य राष्ट्रीय बैंकों का 52 शाखाएं खोली गई। बिहार में ऋण जमा अनुपात 2019-20 के 36.1% से बढ़कर 2020-21 में कितना हो गया है? 11.2% रह गया, जबकि संपूर्ण भारत में यह स्तर 71.7% है और बिहार में 41.2% क्या ऋण जमा अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य में सर्वाधिक शाखाएं किस बैंक की खोली गई? तो अभी हमने देखा 115 शाखाएं, टोटल 270 शाखाएं खोली गई और सर्वाधिक शाखाएं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 115 शाखाएं खोली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में ऋण जमा अनुपात 2019-20 के 3.6% से बढ़कर 2020-21 में कितना प्रतिशत हो गया है? तो 41.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2020-21 में कुल व्यय में से सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा कितना प्रतिशत है? कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय कितना है? ऑप्शन है आपके सामने 34.4%, 44.0%, 16.6%, 13.8%। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 44.0% यानी 44%। राज्य सरकार के
कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2015-16 में कितना था? 34.4% था, जो 2020-21 में बढ़कर कितना हो गया है? 44%। यह व्यय किस पे? सामाजिक सेवाओं पर। यह 16.6% की वृद्धि दर्शाता है, जबकि संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत की वृद्धि है? तो 13.8% की ही वृद्धि दर्ज की गई है, और बिहार में 16.6% की वृद्धि दर्ज की गई है और हो गया है 44%। बिहार में शिशु मृत्यु दर 29 मृत्यु प्रति 1000 जीवित प्रसव है, जो राष्ट्रीय स्तर के जो 30 आंकड़ा है उससे कम है। यानी 1000 जो जीवित बच्चे जन्म लेते हैं ना, उसमें 29 बच्चों की मृत्यु हो जाती है टोटल 1000 जीवित बच्चों पर, और ये राष्ट्रीय आंकड़ा है 30 और बिहार में है 29। इसको डाटा को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य में प्रति 1000 जीवित प्रसव में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो 29 है, और राष्ट्रीय स्तर पर कितना है? 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बालकों, अब यहाँ बालक किसे कहा जाएगा? 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को बालक कहा जाएगा। तो बिहार में बालकों की जनसंख्या राज्य के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 25%, 27%, 42%, 36%। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 42%। राज्य में 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों का आबादी है 42%, और देश में यह आबादी जो है वह देश की कुल आबादी का 12% हिस्सा है। बिहार की कुल आबादी में किशोर और किशोरियों का जो प्रतिशत है वह 19.8% है, और बिहार में बाल बजट का निर्माण करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम 2013-14 में शुरू किया गया था। बाल बजट अलग से बिहार सरकार ने अपने उसी बजट में पेश करती है। ठीक है, बिहार की कुल आबादी में किशोर एवं किशोरियों का प्रतिशत कितना है? 19.8%। अभी हमने चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बाल बजट की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई? 2011-12, 2013-14, 2016-17, 2021-22। तो 2013-14 से बिहार में बाल बजट की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 में बिहार में कितना मिलीमीटर वर्षा हुई? 1185 मिलीमीटर, 1285 मिलीमीटर, 1385, 1485। तो 1385 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो कि दीर्घकालीन औसत वर्षा से 37% अधिक था 2020 के दौरान। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 2020-21 में लगभग 3.92 करोड़ पौधे लगाए गए। कितने? पिछले वर्ष 2020-21 में 3.92 करोड़ पौधे लगाए गए, और मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य के तहत 4436 हेक्टेयर वन क्षेत्र को उपचारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत राज्य में 2020-21 में लगभग कितने करोड़ पौधे लगाए गए? तो 3.92 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा किस स्थान पर नेचर सफारी का उद्घाटन किया गया? बहुत ही अच्छा ये सफारी का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री ने। आप जाइएगा तो जरूर देखिएगा, वो जगह का नाम बताना है। पटना, राजगीर, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर। तो यह जगह राजगीर में है, और वहाँ पे नेचर सफारी का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री ने। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में कितने जिले बाढ़ से प्रभावित हुए थे? 10, 15, 19, 20। तो टोटल 19 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए पिछले वित्तीय वर्ष यानी 20-21 के दौरान। और फसल का उत्पादन कितना नष्ट हुआ? तो 727.88 करोड़ फसल का नुकसान हुआ, और इसी के लिए 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने से कम से कम 40 मिनट पहले चेतावनी दे दी जाए, इसके लिए एक प्रणाली विकसित की गई है, मोबाइल ऐप्स विकसित किया गया है, जिसका नाम है इंद्रब्रज। पिछले साल बिजली गिरने से बिहार के कई लोगों की मृत्यु हुई थी, और इसी को ध्यान में रखते हैं आपको 20 किलोमीटर के दायरे में अगर कहीं बिजली गिरने वाली है, उसके 40 मिनट पहले आपके इस ऐप्स के थ्रू आपको अलर्ट आ जाएगा। तो इस मोबाइल ऐप का क्या नाम है? इंद्रब्रज। याद रखिएगा, इंद्रब्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली गिरने के कम से कम 40 मिनट पहले चेतावनी देने से संबंधित किस नाम से एक ऐप्स, मोबाइल ऐप्स को बिहार सरकार ने विकसित की है? ऑप्शन आपके सामने, बिहान, इंद्रब्रज, धूमकेतु, बिजली। तो इसका नाम है इंद्रब्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी के कारण हर मृत व्यक्ति के परिवार को कितने रुपए की राशि का भुगतान अनुकृपा के तौर पर किया गया? 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया। तो सही उत्तर है दोस्तों 4 लाख रुपया। जितने भी कोविड से मृत्यु हुई पिछले वित्तीय वर्ष में, तो राज्य सरकार ने 4 लाख रुपया उनको सहायता राशि देने की घोषणा की है। कुछ लोगों को दे दी गई है, कुछ लोग अभी भी लिस्ट में बाकी है। जैसे ही सरकार ने बजट पेश की है, धीरे धीरे उनको दिया जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा पहल है। तो आज के प्रश्न सीरीज इतना ही दोस्तों, 58 प्रश्न पे ही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।